है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी results.com में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश के कृषि के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो है कि कौन सा कारक है जो हमारे कृषि को प्रभावित करता है, किन किन क्षेत्रों में जो है कि किस किस तरीके की जलवायु है जो कृषि को प्रभावित करती है। ठीक है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आज का जो है कि उत्तर प्रदेश की कृषि, जो कि आपके जो है कि लेखपाल एग्जाम या हर एक एग्जाम के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में कृषि बहुत ही मायने रखता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। तो 3 ऐसे कारक हैं जो उत्तर प्रदेश की कृषि को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। तो आइए इनमें सबसे पहला क्या है। सबसे पहला इसमें है जलवायु कारक। पहला कारक इसमें कौन सा है? जलवायु कारक है। और कारक कितने हैं? अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो कितने हैं? 3 हैं। इसमें पहला है जलवायु कारक। जलवायु कारक। और दूसरा क्या है? दूसरा है संरचनात्मक कारक। क्या है? संरचनात्मक कारक। संरचनात्मक कारक। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाता है संस्थागत कारक। ठीक है, कौन सा है? संस्थागत कारक। संस्थागत कारक। ये 3 जो है कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों के अंतर्गत हमारी कृषि से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जलवायु कारक में सबसे पहले, जलवायु कारक में जो है कि 2 आते हैं। इसमें पहला क्या है? जलवायु कारक में पहला आता है तापमान। पहला क्या आएगा? तापमान आता है। दूसरा क्या आता है? मृदा। ठीक है, जलवायु किस यहाँ पे क्या इफेक्ट डालती है? तो जलवायु कारक हो गया एक तो तापमान, दूसरी मृदा हो गई। ये इसमें जलवायु कारक में 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अब संरचनात्मक कारक। ठीक है, तो जो भी खेत में हम बीज डालते हैं उसमें जो है कि क्या क्या चीज़ें, देखिए हम खेत में बीज डालते हैं और उसके उपज के लिए बीज जरूरी हो गया, जल जरूरी हो गया और उर्वरक जरूरी हो गया। तो ये तीनों क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक कारक कहलाते हैं। ठीक है, पहला क्या हुआ? बीज जरूरी है। फसल पैदा करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? तो ये वही संरचनात्मक कारक। देखिए, फसल उत्पादन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, वही चीज़ें हमारी संरचनात्मक कारक कहलाती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़ मुहैया कराना पड़ता है? तो पहला तो बीज हो गया, दूसरा जल हुआ और तीसरा उर्वरक हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? उर्वरक हो गया। यानी कि ये तीन चीज़ें मिलकर के संरचनात्मक कारक बनाती हैं। अब आते हैं संस्थागत कारक पे। संस्थागत कारक का मतलब हुआ कि इस बीज को उत्पन्न करने के लिए, फसल की पैदावार को जो है कि बढ़ाने के लिए, फसल को बोने के लिए किस किस जो है कि उपकरण की जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो पहला तो हो गया भूमि। ठीक है, भूमि रहेगी तभी तो हम जो है कि कृषि करेंगे। भूमि हो गया, ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, ट्रैक्टर से संबंधित है, यानी कि जो है कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो जरूरी होता है। ट्रैक्टर हो गया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या हो जाती है? श्रमिक। यानी कि श्रमिक भी क्या किसके अंतर्गत आता है? तो श्रमिक भी संस्थागत कारक के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे हो गए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला जलवायु कारक, दूसरा जो है संरचनात्मक हुआ और तीसरा क्या हो गया? संस्थागत कारक हो गया। अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो है कि हर एक जो है कि क्षेत्र को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग अलग जलवायु के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, पहला हमने आपको बताया था, आपको नक्शे में बताया था कि ये कौन सा क्षेत्र है। ये जो है भांवर और तराई क्षेत्र है। क्या है? भांवर और तराई क्षेत्र है। तो देखिए इसका नेमिंग करते हैं, इसको वन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन पहले स्थान पे क्या हम लिए हैं? देखिए क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो कृषि जलवायु प्रदेश उत्तर प्रदेश में 9 हैं। तो वो 9 कौन कौन से हैं? आइए उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है, हमने आपको बताया था कि ये कौन सा क्षेत्र होता है? भांवर एवं तराई क्षेत्र होता है। पहला इसमें कौन सा होता है? भांवर एवं तराई क्षेत्र। भांवर एवं तराई क्षेत्र। इसमें सेकंड नंबर पे क्या आता है? ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हमारा जो है कि इसको दूसरे नंबर पे लेते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया? पश्चिमी क्षेत्र हो गया। दूसरे नंबर पे ये कौन सा हुआ? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तीसरे नंबर पे आते हैं तो ये हमारा पोर्शन पड़ता है
यानी कि ये तीसरा पोर्शन है। तो तीसरे से आप यहाँ पे देखेंगे कि 3 नंबर पे क्या है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। अब मध्य पश्चिमी क्षेत्र के नीचे जो आता है ये पोर्शन, यानी कि चौथे नंबर पे ये कैसा है, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे आता है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान। पांचवें नंबर पे हम देखते हैं कौन सा आता है। तो पांचवें नंबर पे जो है कि ये आ जाता है, ये पोर्शन ना हो ये, तो ये पांचवें नंबर पे यानी कि मध्य मैदान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये मध्य के मैदान। तो पांचवें नंबर पे आ गया मध्य मैदान। ये बीच का हिस्सा है, मध्य मैदान हो गया। छठे नंबर पे हमारा कौन सा हिस्सा आता है, तो छठे नंबर पे जो आता है ये हमारा आता है, ये जो है कौन सा क्षेत्र है, ये आपको हमने बताया था। तो ये है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये जिसको हमने इस तरीके से ये डैश क्या है, ये कौन सा है हमारा छठा नंबर का है, ये कौन सा है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो छठे नंबर पे हमारा आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, छठे नंबर पे बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। सातवें नंबर पे हमारा ये आता है, ये क्या है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ये कौन सा है, सातवें नंबर पे उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इसी के नीचे ये आठवें नंबर पे ये जो आता है पोर्शन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पूर्वी क्षेत्र। ये पूरी तरीके से पूरब में स्थित है। तो ये आठवें नंबर पे क्या कहलाता है, ये पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। और 9वें नंबर पे जो है हमारा ये विंध्यन क्षेत्र आता है, ये 9वें नंबर पे आता है। ये नीचे का जो हिस्सा है ये कौन से क्षेत्र में आता है, विंध्यन क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9वें नंबर पे क्या आ जाएगा, विंध्यन क्षेत्र। तो ये 9 क्या है, तो ये 9 है उत्तर प्रदेश में जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो आप बताएंगे 9 कौन कौन से हैं। तो इनको इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसको एक टॉपिक बना के यहाँ पे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश कौन से हैं, कृषि जलवायु प्रदेश। और इनको किन किन नामों से जाना जाता है, ये होते कितने हैं, तो ये होते हैं 9। और इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो भावर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र। ये 9 भागों में उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु बटी हुई है। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं कि जो है कि फसल, जो भी फसलों की बुआई होती है, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई और जायद की फसल हो गई, ये किन किन माह में बोए जाते हैं, इनकी कटाई कब से कब होती है, ये सारी जो है कि ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कृषि में। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऋतु के आधार पर फसलों का किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे इसका, ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से होता है। ठीक है, एक है वर्षाकालीन, शीतकालीन और तीसरा क्या है, ग्रीष्मकालीन। ये 3 तरीके के ऋतु के आधार पर फसलें होती हैं। तो पहला फसल कौन सा लेते हैं हम, वर्षा पे आधारित यानी कि खरीफ की फसल। ठीक है, पहला हम क्या लेते हैं, खरीफ की फसल। तो सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि कब बुआई कब कटाई होती है, और यही एग्जाम में घुमा फिरा के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी बुआई का टाइम क्या होता है,
बुआई की जो समय अवधि होती है वो जो ये समय चल रहा है यानी कि मई से जून के महीने में, तो ये कौन सा होता है फसल, ये कौन से ऋतु में होता है, तो ये वर्षाकालीन होता है। पहले ये लिखिए कि ये होता है वर्षाकालीन, ठीक है, ये वर्षाकालीन होता है। तो बुआई इसकी कब होती है, तो बुआई इसकी होती है मई से जून के मध्य, मई से जून के मध्य इसकी बुआई होती है। और कटाई कब होती है इसकी, तो कटाई जो है कि सितंबर से अक्टूबर माह में होती है, सितंबर से अक्टूबर मंथ में होती है, ठीक है। तो ये खरीफ की फसल हो गई। अब आइए जानते हैं कि इसमें उत्पादन कौन कौन से फसलों का होता है। तो इसमें उत्पादन खरीफ की फसल में सबसे ज़्यादा जानते हैं कि आप चावल का लिया जाता है। और चावल हमारे उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो है कि नक्शे में हमने आपको बताया था कि यहाँ बिजनौर से जो है कि गंगा नदी प्रवेश करती है और बीचों बीच से होकर निकल जाती है। फिर यहाँ जो है कि घाघरा नदी ऐसे होती है और उत्तर प्रदेश से ना मिल करके ये जो है कि बिहार में जाके मिलती है। तो इसके जो दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे दोआब क्षेत्र बोला जाता है। दो नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। दो नदियों का आब दोआब कहलाता है। तो उसके बीच में जो भी क्षेत्र पड़ते हैं यानी कि बलिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ, ये गाजीपुर हुआ, इसमें यहाँ पे जो है कि चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। गंगा के चूँकि दोआब क्षेत्र है गंगा और घाघरा नदी के, तो यहाँ पे पानी की अधिकता होती है। और यहाँ पे जो है कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो यहाँ पे बलिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ और ये गाजीपुर हुआ, यहाँ पर जो है कि चावल की पैदावार बहुत ही अधिक होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें उत्पादन में पहले देख लेते हैं। उत्पादन में क्या क्या है, मोटी फसल जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये मोटी फसलें होती हैं। ज्वार, बाजरा, मूंग हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, चावल हो गया, और लोबिया हो गया, ठीक है। ये सारी फसलें जो है कि खरीफ की फसलें होती है। ज्वार, बाजरा, मूंग, सोयाबीन, चावल, लोबिया। और चावल के बारे में हमने आपको विशेषता बताया क्योंकि उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो गंगा और जैसे कि इसका ये पढ़ना है कि इसका उत्पादन अधिक कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में, तो गंगा और घाघरा नदी के दोआब के क्षेत्रों में, ठीक है, दोआब के क्षेत्रों में। यानी कि कौन कौन सा हुआ, तो बलिया, आजमगढ़, बलिया हुआ, आजमगढ़ हुआ, जौनपुर हुआ और गाजीपुर हुआ। यहाँ पर मुख्यतः चावल की फसल गाजीपुर है, गाजियाबाद में गाजीपुर है। तो ये जो है कि जिले हैं जहाँ पर जो है कि चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है, क्योंकि गंगा और घाघरा नदी के ये दोआब क्षेत्रों में पड़ते हैं ये जिले, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं जो है कि रबी की फसलें। रबी की फसलों की बुआई कब होती है, ये कौन से ऋतु का फसल होता है, तो रबी की फसल जो है कि ये शीतकालीन फसल होता है, ठीक है। रबी की फसल कौन सी फसल होती है, तो शीतकालीन फसल होती है, यानी कि शीत ऋतु में इसकी बुआई होती है। तो शीत ऋतु में कब, सितंबर से अक्टूबर। देखिए इसका जब कटाई होता है तो वही मंथ आपको बुआई में लिखना होता है, ठीक है। तो ये सितंबर से अक्टूबर मंथ है। तो जो है कि रबी की फसल के लिए सितंबर से अक्टूबर आप बुआई का समय लिखेंगे। तो मार्च से अप्रैल का जो समय होगा वो उसकी कटाई का समय रहेगा। तो जब एक फसल बोई जाती है तो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आइए देखते हैं रबी की फसल। रबी फसल ये कब होती है, तो ये जो है कि शीतकालीन है, शीतकालीन। यानी कि इसके बुआई का समय क्या होगा, तो इसकी बुआई जो होगी कब होगी, जब जो है कि सितंबर से अक्टूबर, यानी कि खरीफ की फसल जब काटी जाती है तो, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी बुआई होती है। और कटाई का समय देख लेते हैं, तो कटाई होता है जो है कि मार्च से अप्रैल के बीच में, मार्च से अप्रैल के बीच में। अब आइए इसका उत्पादन देख लेते हैं कि इसका उत्पादन जो है कि क्या कौन कौन से फसलों का उत्पादन होता है। तो जब आपको मंथ पता होगा तो हम इतने तो ग्रामीण क्षेत्र से, कृषि से इतना तो जैसे ताल्लुक़ रखते ही हैं कि हमको पता चले कि शीतकाल में हमको कौन कौन से जो है कि फसल मिलती है। तो उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। जैसे कि मुख्यतः जो हो गया सरसों हुआ,
ठीक है। सरसों है, मटर है, ये सारी चीज़ें कब बुआई जाती हैं? शीत ऋतु में ही इसकी बुआई होती है। गेहूँ हुआ, मुख्यतः फसलें कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? तो गेहूँ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हुआ, मसूर हुआ। ये चूँकि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा है, तो उत्तर प्रदेश में जिन जिन चीज़ों की उत्पादन जो चीज़ें उत्पादन, वैसे रबी की फसलों में बहुत सारी चीज़ें अभी और हैं जो उत्पादन की जाती हैं, लेकिन चूँकि आपको ये उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में जो है कि शीत ऋतु में मुख्यतः किन फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो है गेहूँ है, मटर है, चना है, सरसों है और मसूर है, ठीक है। इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें अरहर भी आएगा, ठीक है। तो देखिए, एक इसमें जो है कि मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉप इसमें पॉइंट है कि इन सारे जो है कि रबी की फसलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रबी की फसलों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, उत्तर प्रदेश में रबी फसल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। गोरखपुर में होता है। जब चना मटर की बात की जाती है, चना मटर का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, ये तो ओवरऑल देखने को मिलता है कि मतलब हर एक चीज़ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन अब जब जैसे कि किसी विशेष चीज़ की बात की जाए तो चना मटर मुख्यतः कहाँ बोए जाते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में बोए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में चना मटर जो है कि सर्वाधिक कहाँ बोया जाता है? सर्वाधिक, इसमें चना मटर का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, ठीक है। देखिए, दलहन और तिलहन दोनों, यानी कि सरसों जो है कि सरसों हुआ इत्यादि जो भी तिलहन फसलें होती हैं, उनका भी उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? हमारे उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होता है, ठीक है। जबकि आप जानते हैं कि ये जो है कि अभी यहाँ पे मानसून नहीं पहुँच पाता है, ये अभी शुष्क मैदान में आता है, यानी कि यहाँ पे अभी मानसून नहीं पहुँच पाता है। तो वही जो है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, मिट्टी इस तरीके से उपजाऊ है कि यहाँ पर जो कि दलहन और तिलहन फसलों का उत्पादन जो है कि बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसलिए सिंचाई के लिए सरकार यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था करती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, किसी भी चीज़ का उत्पादन कहीं भी किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्षा जो है कि हम कृत्रिम करा सकते हैं, सिंचाई हम कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो होता है कि जिस लायक होती है, हम वो जो है कि आजकल जो है कि उर्वरक डाल के भी उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन बात जब मिट्टी की आती है, तो जो मिट्टी जो है कि जिस फसल के लायक होती है, वहाँ पर जो है कि वहाँ पे मुख्यतः वो फसलें जो है कि अधिक मात्रा में पैदावार उसकी होती है, कम लागत में अधिक पैदावार होती है। इसलिए जो है कि ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है कि तिलहन और दलहन फसलों के लिए जो है कि अग्रिम माना जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ से दलहन और तिलहन फसलें ज़्यादा मात्रा में इसकी उत्पादन होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे तिलहन फसलें, यानी कि जिन फसलों से भी तेल का उत्पादन होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र से ही होता है। अब हम देखेंगे जो है कि रबी की फसल के बाद हम किसको देखेंगे? जायद की फसल को देखेंगे। किसकी फसल को? जायद की फसल को। जायद फसलों को अब हम देखने जा रहे हैं कि जायद फसलें यानी कि जिन फसलों का जो है कि जो हमारे केवल पेट भरने की ही काम ना है, जिनका जो है कि हम जो है कि बड़े पैमाने पर उसको बेच करके हम जो है कि कुछ धन एकत्रित कर पाएँ, यानी कि इसको वाणिज्यिक फसलें, व्यावसायिक फसलें भी जायद फसलें कही जाती हैं, ठीक है। तो जायद फसलें जो है कि ये कब होती हैं? ये होती हैं ग्रीष्म ऋतु में। कब होती हैं? ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में होती है। और जो है कि इसकी बुआई का समय क्या होता है? तो बुआई का समय तब होता है जब रबी की फसलें काटी जाती हैं, यानी कि कब? मार्च से अप्रैल के बीच में। मार्च से अप्रैल के बीच में। और कटाई इसकी कब होती है? तो इसकी कटाई होती है मई से जून के बीच में। मई से जून के बीच में इसका उत्पादन होने लगता है।
तो इसमें कौन कौन से उत्पादन होते हैं मुख्यतः? तो इसमें होता है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं ये जायद फसलें में आती हैं। ये सारी फसलें जो है कि जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फसलों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक जब गन्ना का पूछता है कि गन्ना कौन सी फसल है, तो ये एक एक्सेप्शनल है, क्योंकि गन्ना की बुआई एक बार होने के बाद, जैसे कि वो होता है कि उसकी कटाई करते जाओ ऊपर से, और उसको बार बार बोने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार बोने के बाद उसको कई बार काट सकते हैं। तो ये सब एक्सेप्शनल होते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। ये जो है कि जिन फसलों को बो करके जैसे मई से जून के बीच में इसको जो है कि बेच करके और उसके बाद से इसका जो है कि उत्पादन खत्म हो जाता है, फिर मार्च से अप्रैल आने पर फिर इसकी बुआई की जाती है। तो इन फसलों की बात हो रही है। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हैं, यानी कि जैसे कि अफीम हो गया, तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है कि वाणिज्यिक फसलें होती हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम जान लेते हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण उत्पाद में सबसे पहले हम देखते हैं गन्ना को। तो गन्ना कौन सी फसल होती है? तो गन्ना जो है कि रसदार फसल होती है। इसके लिए वर्षा की मात्रा अधिक चाहिए, यानी कि अधिक इसको पानी चाहिए होता है। ठीक है। दूसरे में है कि गन्ना को कौन सी फसल के नाम से जानते हैं? तो हम इसको वाणिज्यिक फसल, व्यापारिक फसल और नगदी फसल, इन तीनों में से किसी एक नाम से आप इसे कह सकते हैं। थर्ड चीज़ आता है कि गन्ना का उत्पादन, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो गन्ना का जो है कि सबसे पहले जो है कि चीनी मिल कहाँ बनाई गई, इस चीज़ को लेकर बात करेंगे, और किन किन क्षेत्रों में जो कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है इसकी बात करेंगे। तो देखिए, देवरिया, ठीक है, देवरिया का जो है कि देवरिया में जो प्रतापपुर है, तो पूरे भारत में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अलग है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देवरिया में जो प्रतापपुर है, यहाँ पर पूरे भारत में सबसे पहले चीनी मिल देवरिया के प्रतापपुर में बनाया गया था। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गन्ना को लेकर के। कहाँ? तो देवरिया के प्रतापपुर में। प्रतापपुर में सबसे भारत का पहला चीनी मिल। ठीक है। भारत का पहला चीनी मिल कहाँ था? तो देवरिया के प्रतापपुर में। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जगह ये गन्ने का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। तो गन्ने का उत्पादन जो है कि गोरखपुर हुआ। ठीक है। अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र लिखते हैं इसको, अत्यधिक उत्पादन क्षेत्र, यानी कि किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है? तो गोरखपुर हो गया, बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती, गोंडा, सहारनपुर हो गया, यानी कि ये क्षेत्र जो है सहारनपुर। ठीक है। सहारनपुर, जहाँ से यमुना नदी जो है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और कन्नौज, जिसको इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में जो है कि गन्ना का उत्पादन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है। तो इसको पढ़ा महत्वपूर्ण उत्पादन में। अब जो है कि हम पढ़ते हैं अफीम के बारे में। ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण उत्पादन है, तो अब अफीम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए अफीम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि अफीम क्या है? एक मादक पदार्थ है। ठीक है। अफीम एक क्या है? मादक पदार्थ है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है। तो पौधों के फूल जो होते हैं वही अफीम का कार्य करते हैं, तो पौधों के फूल से इसकी प्राप्ति होती है। ठीक है। पौधों के फूलों से, यानी कि पुष्प से, पुष्प से इसकी क्या होती है? प्राप्ति होती है। थर्ड चीज़ ये देखते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अफीम बाराबंकी और गाजीपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है?
सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है बाराबंकी, बाराबंकी में होता है। सेकेंड कहाँ होता है? गाजीपुर में, गाजीपुर में। और जो है कि गाजीपुर जो है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र फैक्ट्री है जहाँ पर अफीम जो है कि तैयार किया जाता है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में है। और यहाँ पे जो है कि सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है कहाँ कहाँ? बाराबंकी और गाजीपुर में। ठीक है, अब आइए हम तंबाकू के बारे में जान लेते हैं। तीसरा हम देखते हैं तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू एक जो है कि नगदी फसल है। ठीक है, तंबाकू क्या है? नगदी फसल है। क्या है? तंबाकू एक नगदी फसल है। और ये उत्तर प्रदेश के जो है कि किन किन जिलों में पाया जाता है? तो ये जो है कि पहले सहारनपुर, उत्पादन के क्षेत्र जो है इसके देख लेते हैं। उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से है? तो पहला है सहारनपुर, दूसरा है मैनपुरी, मैनपुरी जो कि माननीय अखिलेश यादव जी का पैतृक निवास स्थान है, तो मैनपुरी में है। थर्ड जो है कि बुलंदशहर है। थर्ड पे कौन सा आता है? बुलंदशहर, बुलंदशहर आता है। और फोर्थ नंबर पे जो है कि गाजियाबाद आता है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? गाजियाबाद आता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्पादन के क्षेत्रों में सहारनपुर, मैनपुरी, बुलंदशहर, गाजियाबाद आया। तो ये तंबाकू के उत्पादन के मुख्यतः उत्पादन के क्षेत्र थे। तो हमने जो है कि नकदी फसलें, जायद फसलों के बारे में भी पढ़ लिया। अब जो है कि इसमें अब एक और जो है कि आपकी क्लासें चलेंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जिला एक उत्पाद को लेकर के। बाकी की किस जगह का कैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे मोटे अनाज, दलहन फसलें, ये और जो है कि तिलहन फसलें, ये सब अगर आपको देखना है तो हमने जो है कि मिट्टी से, उत्तर प्रदेश की मृदा से जुड़ी हुई जो क्लासेस चलाई थी उसमें हर जगह मिट्टी के आधार पर हमने बताया था कि किस जगह कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो अगर आपने जो है कि वो प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं उत्तर प्रदेश की मृदा को, तो वहाँ से देखेंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस क्षेत्र में, जैसे कि हमने तो यहाँ पे जलवायु के आधार पे बताया कि कौन से कितने जलवायु कारक कितने क्षेत्र हैं कृषि के लिए, तो 9 क्षेत्र हैं, वो सारी चीज़ें बताई। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि किस जगह पे किस जिले में क्या उत्पादन किया जाता है मिट्टी के आधार पे, तो हमने मृदा वाले में सारा बताया था। अब एक महत्वपूर्ण आगे की क्लासेज जो है कि एक जिला एक उत्पाद, जैसे कि अब ये चला है कि हर एक जिले में वहाँ पर क्या जो है कि वहाँ का एक प्रमुख उत्पाद क्या रहेगा, उसको वरीयता दी जा रही है, तो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वरीयता दी जा रही है कि लोग उस क्षेत्र में अग्रिम हो, उस नाम से पूरे भारत में, पूरे दुनिया में वो अपने उस उत्पादन के लिए दुनिया में उजागर होकर उनका नाम आगे आए। जैसे कि प्रतापगढ़ जो है कि आंवला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इलाहाबाद इलाहाबादी अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से जो है कि बहुत जितने भी मतलब कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एक जिला उत्पाद में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है कि 2 क्लासेस में आपका यहाँ पे तो कृषि का जो भी पढ़ाने वाला था ऋतु से संबंधित या जलवायु से संबंधित, वो क्लासेज यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। तो जो है कि आगे की क्लासेस देखने के लिए आप वेट करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।